चलिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट वाद हुए हैं और वो संविधान के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़े हैं, इन वाद या केस के ऊपर में दोस्तों हम लोग आज की क्लास को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह जो केस होते हैं, यह बाकी के जो टॉपिक होते हैं हमारे संविधान में, उनको समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि अगर आपने केस को अच्छे से समझ लिया, कई सारे इम्पोर्टेंट वाद होते हैं, अगर आपने वह समझ लिया तो पॉलिटी कई सारे टॉपिक वैसे ही इजी हो जाता है, समझ में आने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें फैक्ट ज़्यादा नहीं होते, कॉन्सेप्ट की डिमांड है। और इसके अलावा आप कॉन्शियस होकर के, एकाग्र होकर के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने क्लास को पूरा देखा तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको मतलब काफ़ी फायदा होगा और पॉलिटी आपको इजी लगेगा। और एग्जाम में कभी कभी तो डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था या ऐसा कहा था। तो बहुत सारे फैक्ट भी हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित जो दूसरे पार्ट होते हैं पॉलिटी के, वह समझने में बहुत आसान हो जाता है। तो मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा और इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा उसको नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज के हम अपने क्लास को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं उनके बारे में दोस्तों आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो केस है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का केस है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का। तो दोस्तों इसमें है क्या मामला, थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा ध्यान से इसको हम लोग समझते हैं। और क्योंकि ये पहला वाद है दोस्तों, आज़ादी के बाद का ही वाद है, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस केस को तो आप काफ़ी अच्छे से समझें, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ों का मिक्सअप हुआ था। आप ध्यान से समझना है आपको ना। तो देखिए, जैसे कि दोस्तों जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी के खिलाफ यह आया हुआ था। एक मिनट, जो पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसी के खिलाफ ये आया था। तो आया क्यों था, तो ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन है ना, फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, उसी के खिलाफ ये केस आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन भी दिया था। तो क्या था मामला, मामला ये था दोस्तों कि जैसे हम सबको पता है कि आज़ादी जो स्वतंत्रता की आंदोलन था, उस स्वतंत्रता आंदोलन में सब लोगों ने, स्पेशली जो आम जनता थी, वो भी किसान, मजदूर, हर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और जो लीडर थे, है ना, जो पॉलिटिकल लीडर थे, भारत के लीडर थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो आम नागरिक थे उनको बहुत ज़्यादा वादा किया था कि देखो भाई, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो सब अंग्रेजों की देन है और अंग्रेज चले जाएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये उन्होंने, मतलब जो लीडर थे, उन्होंने आम नागरिकों से बढ़ चढ़ करके वादा किया था। लेकिन जब अंग्रेज चले गए तो दोस्तों प्रॉब्लम जस की तस रही। और इसी में ध्यान रखना है, जो जमींदार थे, जमींदार, तो जो जमींदार थे, जो अंग्रेजों के समय में जमींदार हुआ करते थे, है ना, जो साहूकार थे, जो लाला थे, जो मतलब गांव के ठाकुर होते थे, तो उनके पास मतलब जमींदारी होती थी। ऐसे लोगों के पास जमींदारी होती थी और बड़े एरिया के वो मालिक होते थे अंग्रेजों के समय में। तो जब अंग्रेज चले गए तो जमीन का मालिकाना हक उन्हीं के पास रहा। आज़ादी के बाद भी किसी किसी जमींदार के पास बहुत बड़े, है ना, लगभग हजारों एकड़ में जमीनें हुआ करता था किसी किसी जमींदार के पास। तो और वहीं पर दूसरी तरफ जो आम नागरिक थे, जो किसान थे, उनके पास जमीन के नाम पर कुछ भी नहीं था। और जो नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री थे, तो वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के थे और उनका ये पूरा विश्वास था समाजवाद में कि भाई सबके पास जमीन या संपत्ति बराबर होनी चाहिए। तो बस उसी चीज़ को लेकर के वो प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं, उनका फोकस होगा दोस्तों कि जो जमींदार हैं, जो जमींदार हैं, इन जमींदार से जमीन छीन करके किसको देना है, जो गरीब हैं, इन गरीबों को जमीन देना है। जमींदारों से जमीन छीन करके गरीबों को जमीन देना है। और नेहरू जी
जब इन जमींदारों से जमीन छीनने के लिए प्रयास करेंगे तो ये जमींदार सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएंगे? अपने जमीन की रक्षा के लिए। किस अधिकार के तहत? तो दोस्तों हमारे संविधान में एक आर्टिकल था, अभी नहीं है लेकिन संविधान में एक आर्टिकल था दोस्तों 31 और इसमें दोस्तों प्रत्येक नागरिक को संपत्ति का अधिकार था। किस चीज का अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था कि हर नागरिक संपत्ति धारण कर सकता है, वह रख सकता है, तो संपत्ति का अधिकार था। और इसी आर्टिकल में प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार कोई भी मतलब अगर जमीन छीनता है तो बदले में उसी रेट पर उसको मुआवजा मिलेगा, है ना, उस व्यक्ति को। तो इस तरीके से ये सबको संरक्षण मिला हुआ था जो आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था। तो अगर नेहरू जी संपत्ति छीन करके गरीबों में दान करेंगे तो भाई यह आर्टिकल जमींदारों की सुरक्षा करेगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 31, यानी कि संपत्ति का अधिकार था। तो नेहरू जी नहीं कर पा रहे थे, ऐसा समाजवाद स्थापित नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया कि इस आर्टिकल नंबर 31, ये जो आर्टिकल नंबर 31 है दोस्तों, इसी में उन्होंने चेंज कर दिया। और इसमें उन्होंने ऐसे समझिए कि इसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई सरकार द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए, यानी कि समाजवाद स्थापित करने के लिए अमीरों से जमीन छीन करके गरीबों में दान किया जा सकता है, जमींदारों से जमीन लेकर के गरीबों में दिया जा सकता है। तो नेहरू जी ने 31 में संशोधन किया और दोस्तों यहीं पर इन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ दी, एक नई अनुसूची जोड़ी जिसे कहते हैं 9वीं अनुसूची, जिसे क्या कहते हैं? 9वीं अनुसूची। और इन्होंने कहा कि भाई पहले संविधान संशोधन के तहत उन्होंने पहला संविधान संशोधन किया 31 में किया, हालांकि उन्होंने 15 में भी किया था, 19 में भी किया था, लेकिन अभी हमें जो समझना है वह 31 में किया था, तो ये समझना है। तो नेहरू जी ने 31 में संविधान में 31 आर्टिकल नंबर 31 में संशोधन करके उन्होंने क्या कर दिया? पहला 9वीं अनुसूची जोड़ दी और ये पहले संविधान संशोधन के तहत किया। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिए दिक्कत किस बात की थी? दिक्कत इस बात की थी कि दोस्तों ध्यान से समझना है आपको, जो जमींदार थे वो इस मुद्दे को लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि भाई ये संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकते, ये जो इन्होंने संशोधन किया और जो हमारा मूल अधिकार छीनने के लिए इन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ दी, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों उन्होंने हवाला दिया, जो जमींदार थे उन्होंने हवाला किस बात का दिया? उन्होंने हवाला इस बात का दिया, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आप ध्यान से समझना, आपको एक देखिए हमारा जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार दोस्तों आपको पता है भाग नंबर 3 में है, भाग नंबर 3 में है, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच में है। और इसमें जो आर्टिकल नंबर 12 है दोस्तों, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। हमारे जो मूल अधिकार शुरू होते हैं वह 14 से शुरू होते हैं, 14 से, लेकिन 12 और 13 मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है और 13 में दोस्तों जो 13 है, 13 में कहा गया है कि भाई 13 में 3 बातें हैं। ध्यान से सुनना, आपको 13 में 3 बातें हैं। पहली बात जो बताई गई है वह कहा गया है कि मतलब अगर कभी, जैसे कि अगर आज से पहले कोई कानून है भारत में, आज से पहले जिस दिन संविधान लागू हो रहा है इसके पहले का अगर कोई कानून है और वह मूल अधिकार से टकरा रहा है तो उस हिस्सा तक वह कानून शून्य होगा और मूल अधिकार प्रभावी होगा। यानी कि पूर्ववर्ती, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पूर्ववर्ती कानूनों का मूल अधिकारों पर निष्प्रभाव क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले कोई कानून बना हुआ है भारत में और अगर वह मूल अधिकारों से टकराते हैं तो वह कानून कैंसिल हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी कानून हो, लेकिन मूल अधिकार हमेशा वरीयता दिया जाएगा, मूल अधिकार की वरीयता होगी, मूल अधिकार ही मतलब सर्वोच्च होंगे, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसमें लिखा हुआ है कि आज के बाद, ये तो आज से पहले की बात है, आज के बाद भी ना राज्य द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून करे, है ना। राज्य द्वारा कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी कानून, या मतलब ऐसे कानून की परिभाषा आगे मिलेगा, कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को न्यून करे,
न्यून करे या कम करे, न्यून करे या कम करे। और अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह कानून जितना मूल अधिकारों से टकराएगा वह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा, लेकिन मूल अधिकार को वरीयता दिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले में लिखा हुआ है कि भाई कोई पहले का कानून है वह मूल अधिकार से टकरा रहा है तो वह कानून निष्प्रभावी हो जाएगा, लेकिन मूल अधिकार वरीयता रहेगा। दूसरी बात बताया गया है कि आगे भी कभी राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे या छोटा करे, और अगर ऐसा किया जाता है तो वह कानून उस क्षेत्र तक जितना वह मूल अधिकार से टकरा रहा है उस लेवल तक वह कानून न्यून हो जाएगा। इसको ग्रहण का नियम कहते हैं, इसी को ग्रहण का नियम कहते हैं दोस्तों, कि वह उस एरिया तक ढक जाएगा जितना वह मूल अधिकार से टकरा रहा है। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकार बहुत जरूरी है और मूल अधिकार में जितने भी अधिकार हैं उनका होना बड़ा जरूरी है। और तीसरी बात दोस्तों बताया गया है, तीसरी बातों में बताया गया है जो कानून है इसकी परिभाषा, कि कानून किसको कहेंगे। तो कानून का मतलब केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून नहीं, कानून की परिभाषा में, जैसे कानून की परिभाषा बताया गया, कानून की परिभाषा में दोस्तों चाहे कोई अधिकारी है, पदाधिकारी है, उसके दिशा निर्देश हुए, राष्ट्रपति का अध्यादेश हुआ, इस जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब के सब इस कानून के दायरे में आएंगे। लेकिन इसमें कहीं भी संविधान संशोधन को कानून नहीं बताया गया है, इसमें कहीं भी संविधान संशोधन को कानून नहीं बताया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13 और यह कहता है कि भाई पूर्ववर्ती कानूनों का, ये मूल अधिकार का ही एक आर्टिकल है, यह कहता है कि भाई पूर्ववर्ती कोई कानून है अगर वह मूल अधिकार से टकराते हैं तो वह उस एरिया तक जितना टकरा रहे हैं यह शून्य होंगे और मूल अधिकार की वरीयता होगी। दूसरा बात है कि राज्य द्वारा कोई भी आगे कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। अगर कभी ऐसा कानून बनाया जाता है और वह मूल अधिकार से टकराता है तो वह उस क्षेत्र तक न्यून माना जाएगा। और तीसरी बात है कि कानून की परिभाषा, कि कानून किसे कहेंगे। तो कानून का मतलब संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा या राष्ट्रपति का अध्यादेश या राज्यपाल का अध्यादेश या कोई सा भी गाइडलाइन जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा या किसी अधिकारियों के द्वारा, तो दोस्तों ऐसे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? कानून कहलाएंगे। इसमें कानून की परिभाषा बताई गई है, लेकिन इसमें कहीं भी संविधान संशोधन की बात नहीं कही गई है कि संविधान संशोधन कानून माना जाएगा कि नहीं। बस इसी बात की लड़ाई थी कि ये इसमें नहीं बताया गया है कि संविधान संशोधन कानून है कि नहीं है, इसमें इसकी चर्चा नहीं है। अब देखिए मामला क्या था, मामला यह था कि जब जमींदार सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा नेहरू जी ने एक कानून बना दिया और वह उनका कानून हमारे संपत्ति को छीन रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब नेहरू जी द्वारा पहला संविधान संशोधन किया गया और पहला संविधान संशोधन करके नेहरू जी द्वारा जब जमींदारों की जमीन ली गई तो जमींदार सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने कहा कि नेहरू जी हमारा जमीन ले रहे हैं और इसके लिए हमें संरक्षण प्राप्त है। तो संरक्षण कहाँ प्राप्त है? हमारा संपत्ति का अधिकार है जो आर्टिकल नंबर 31 में है। तो नेहरू जी ने उस आर्टिकल नंबर 31 में चेंज कर दिया, जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ दिया और 9वीं अनुसूची के तहत उन्होंने कहा कि भाई अगर हम जमीन छीनने यानी कि जमींदारी उन्मूलन के लिए अगर कोई कानून बनाएंगे तो उसको लेकर के न्यायालय नहीं जाया जा सकता। 9वीं अनुसूची की विशेष बात क्या है कि अगर जमींदारी उन्मूलन को लेकर के, जमीन छीनने को लेकर के अगर कोई कानून बनता है तो जमींदार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसा कानून ही बना दिया, आर्टिकल नंबर 31 में लिख दिया कि अगर भाई हम जमींदारों से जमीन छीनेंगे तो वह कोर्ट नहीं जा सकते। यहां तक क्लियर हुआ? तो जमींदार गए इस कोर्ट के पास और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो संशोधन किया वो संशोधन गलत है। संशोधन क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है कि राज्य द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, राज्य मतलब सरकार, तो सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को कम करे। और नेहरू जी ने ऐसा कानून बना दिया कि ये मूल अधिकारों को कम कर रहा है। तो नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा कि यहाँ पे जो कानून की बात है कि राज्य को ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, तो भाई मैंने कोई कानून नहीं बनाया है, क्योंकि कानून की जो परिभाषा है इसमें कहीं भी संविधान संशोधन नहीं आता। इसका मतलब यह है कि हम संविधान संशोधन करके हम ऐसा कर सकते हैं, हम कानून बना करके आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हम संविधान में संशोधन करके आपके मौलिक अधिकारों को छोटा कर सकते हैं। नेहरू जी ने कहा कि हम संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं, हम कानून बना करके नहीं कर रहे हैं। और जो संविधान संशोधन है यह
कानून की परिभाषा के अंतर्गत थोड़ी आता है। तो नेहरू जी ने जब ये बात कहा तो कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया और कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा हाँ भाई, कोर्ट ने क्या कहा, हाँ भाई, यह जो संविधान संशोधन है यह कानून के दायरे में नहीं आता और इसलिए सरकार संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को छीन सकते हैं, मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं। कानून बना करके नहीं कर सकते, लेकिन संविधान संशोधन करके वह मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। हालांकि कोर्ट बाद में जाकर के जब आप वो पढ़ते हैं, एक केस आता है गोलकनाथ केस 1967, तो उसके बाद फिर कोर्ट ने अपनी बात को पलट दिया और कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते। तो वो आगे चल करके कहेंगे, लेकिन अभी क्या कहेंगे, अभी कहेंगे कि नहीं भाई, आप मूल अधिकारों को कम कर सकते हैं केवल संविधान संशोधन करके, कानून बना करके नहीं। और संविधान संशोधन कानून के दायरे में नहीं आता। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पहला केस है और पहला संविधान संशोधन है और 9वीं अनुसूची है। इसमें स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने समय लेकर के आपको इसमें बताया है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का ये केस है। संदर्भ क्या है, प्रथम संशोधन 1951 को चुनौती दी गई थी। इसमें जमींदारों के द्वारा ये चुनौती दी गई थी, जो अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ता था जमींदारी उन्मूलन कानूनों की रक्षा के लिए, है ना। ये मतलब नेहरू जी ने जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाया था उसको चुनौती दी गई थी जमींदारों के द्वारा कि भाई इन्होंने संविधान संशोधन करके हमसे जमीन छीनने के लिए इन्होंने कानून बना दिया, तो ये नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमें संरक्षण प्राप्त है 31 में कि वो ऐसा नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने संशोधन किया, वो संशोधन भी नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो संशोधन कर सकते हैं, संशोधन करके वह जमीन छीन सकते हैं। क्यों? क्योंकि संशोधन कानून नहीं माना जाएगा और 13 में लिखा हुआ है कि सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी, तो संशोधन कोई कानून नहीं है। क्लियर है? ठीक है। तो मुख्य मुद्दा क्या था, क्या संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? तो ये मुख्य मुद्दा था, मुख्य मुद्दा यही था कि क्या सरकार को ये अधिकार है कि मूल अधिकार में संशोधन करके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है? तो क्या संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा? यानी जो संविधान संशोधन की बात है, तो क्या इसको कानून माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने नेहरू जी की बात मान ली और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है संशोधन की जा सकती है। मतलब 368 का प्रयोग करके संविधान के किसी भी पार्ट में सरकार द्वारा चेंज किया जा सकता है और उसमें मूल अधिकार भी शामिल है, मूल अधिकार भी होगा। और जो उसमें मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल नंबर 13 है, उसमें जो कानून की बात बताई गई है, उसका 368 से कुछ भी लेना देना नहीं है। 368 का प्रयोग वहां भी किया जा सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है और इसलिए इसे मौलिक अधिकारों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। तो मौलिक अधिकार भैया कम किया जा सकता है, संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है। प्रथम संशोधन को वैध प्रभाव, संसद की संशोधन शक्ति को असीमित माना गया है ना। जो संविधान संशोधन की शक्ति है संसद की, संविधान संशोधन की शक्ति है किसके पास? संसद के पास। तो संसद को असीमित शक्ति है ये। क्लियर है? बाद में गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नहीं, मतलब इसकी जो शक्ति है संसद की, इसको सीमित किया गया। क्लियर है? तो ये केस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर अगला केस है बेरूबाड़ी केस। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेरूबाड़ी केस। इसमें क्या मामला है? तो जो बेरूबाड़ी केस था ये मुख्यतः किस चीज के लिए था? तो देखिए, एक तरफ जब से देश संविधान बना था तो इसके बाद फिर 10 साल हो चुके थे और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट थे उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा था। और इसी टाइम आपको पता है 1960 का ही वो दौर है जब सिंधु जल समझौता भी किया गया था। तो जितनी भी विवादित चीज थी उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया था। तो जैसे ये इंडिया और, ऐसे समझिए कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये मान लीजिए बॉर्डर लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर लाइन है। लेकिन ये बॉर्डर इधर भी था क्योंकि जो पाकिस्तान था वो 2 एरिया में है ना, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, इधर पूर्वी पाकिस्तान। आज ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया है, लेकिन उस टाइम ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान था, ये वाला पूर्वी पाकिस्तान था, बीच में इंडिया है। यहाँ पे इंडिया समझ लीजिए आप, मैं मैप नहीं बना रहा हूँ लेकिन आप ये समझ लीजिए। ठीक है?
अब देखिए मामला क्या था, मामला यह था कि 10 साल हो चुके थे संविधान को लेकर के और बंटवारा को लेकर के, कम से कम 12-13 साल हो चुके थे। तो अब बॉर्डर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना था। तो कश्मीर का तो मामला नहीं चल पाया, वो तो विवादित ही रहा, लेकिन हाँ कुछ एरिया जो इधर टेढ़े मेढ़े बॉर्डर थे उनको आपस में आदान प्रदान करना था, आदान प्रदान करके बॉर्डर को अपने ठीक ठाक करना था। कुछ एरिया ले लिया जाए, कुछ एरिया दे दिया जाए और बॉर्डर को ठीक कर दिया जाए, इसी बात को लेकर के ये समझौता हुआ था। इसी को कहते हैं दोस्तों बेरूबाड़ी यूनियन बनाम भारत संघ। तो बेरूबाड़ी बंगाल का एक गांव था। बेरूबाड़ी क्या था? बंगाल का, जो पश्चिम बंगाल है वहां का एक गांव था बेरूबाड़ी। और बेरूबाड़ी इस समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलना था और पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र इंडिया को मिलना था। तो जो बेरूबाड़ी के लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ अपील किया। वो कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट में गए। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, कि भाई ये जो सरकार है यह गलत कर रही है, यानी हमारे किसी एरिया को, हमारे देश के किसी एरिया को विदेश में नहीं दिया जा सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो इसी को कहते हैं बेरूबाड़ी यूनियन बनाम भारत संघ 1960 का केस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भाई पहले नेहरू जी से पूछा गया कि भाई आप, ये नेहरू जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ये ऐसा आपने क्यों किया? तो नेहरू जी ने कहा, मतलब उनके जो वकील हैं, जो स्पेशली महान्यायवादी होते हैं ऐसे केस को हैंडल करने वाले, लेकिन मैं आपको समझने के लिए प्रधानमंत्री का नाम ले रहा हूं। तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि भाई हम क्षेत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये हम कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कर तो सकते हैं लेकिन ऐसे मनमाना नहीं कर सकते। इन फ्यूचर कोई प्रधानमंत्री अपना पूरा देश ही किसी को दे दे, कोई बड़ा एरिया किसी को दे दे, ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर आपको पहली बात कि आप इंडिया का कोई क्षेत्र दे नहीं सकते, लेकिन अगर मजबूरी है और क्षेत्रों का आदान प्रदान करना ही है तो क्या करना है आपको? करना यह है कि संविधान में संशोधन करना है। बिना संविधान में संशोधन किए आप किसी एरिया को नहीं दे सकते, है ना। यानी कि अगर क्षेत्रों का आदान प्रदान करना है तो संविधान में संशोधन जरूरी है। क्षेत्रों का आदान प्रदान करना है जरूरी, लिखा क्या लिख दिया भाई? जरूरी है, ठीक है। संविधान में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों इसके बाद नेहरू जी ने, संसद ने 9वां संविधान संशोधन किया। 9वां संविधान संशोधन किया 1960 में, और 9वां संविधान संशोधन 1960 करके बेरूबाड़ी दे दिया गया और बहुत सारे क्षेत्रों को ले लिया गया। तो जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक अपने क्षेत्रों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। क्लियर है? एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो 9वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था 1960 में, ताकि क्षेत्रों का आदान प्रदान किया जा सके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। तो हमारे संविधान में दोस्तों 2 संशोधन, कितने संशोधन? 2 संशोधन ऐसे हैं, एक 9वां संविधान संशोधन और दूसरा है 100वां संविधान संशोधन। एक मिनट दोस्तों, दो संविधान संशोधन है दोस्तों, एक 9वां संविधान संशोधन और एक 100वां संविधान संशोधन। ये दोनों के दोनों क्षेत्रों के आदान प्रदान से ही संबंधित है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसी केस में दोस्तों ये भी मामला था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो मामला क्या था? बेरूबाड़ी यूनियन और अन्य बनाम भारत संघ का मामला था। संदर्भ क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी यूनियन, जो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था, के हस्तांतरण को लेकर के नेहरू नून समझौता हुआ था 1958 में, की वैधता को चुनौती दी गई थी। मुख्य मुद्दा क्या था? क्या भारत का कोई भी क्षेत्र, टेरिटरी, संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी अन्य देश को हस्तांतरित किया जा सकता है? मतलब भारत के किसी क्षेत्र को क्या किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? तो क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का क्षेत्र संविधान का अभिन्न हिस्सा है, भारत का क्षेत्र संविधान का अभिन्न हिस्सा है और किसी क्षेत्र को हस्तांतरित करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। मतलब कि
बिना संविधान संशोधन किए किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दिया जा सकता। ये बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि किस केस में ऐसा कहा गया था कि अगर भारत सरकार द्वारा अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे को दिया जा रहा है तो वह संविधान संशोधन करके दिया जाएगा। तो ये बेरूबाड़ी केस में कहा गया था ऐसा। अनुच्छेद 3 जो है वह केवल राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए है, न कि भारत के क्षेत्र को विदेशियों को देने के लिए। हमारे संविधान का जो आर्टिकल है दोस्तों वह राज्यों का क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए है, बॉर्डर को चेंज करने के लिए, उनका नाम परिवर्तित करने के लिए, है ना, राज्यों को तोड़ने के लिए, दो या दो अधिक राज्यों को जोड़ने के लिए, इन सब काम के लिए आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है। कोर्ट ने सलाह दी कि बेरूबाड़ी यूनियन का हस्तांतरण करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन करना होगा। प्रभाव, इसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। नौवां संविधान संशोधन जो 1960 था के माध्यम से बेरूबाड़ी यूनियन का आंशिक हस्तांतरण संवैधानिक रूप से लागू किया गया। नौवां संविधान संशोधन मैंने बताया आपको 1960 लागू किया गया इसके बाद। और बेरूबाड़ी मामले 1960 के तहत ही दोस्तों एक और मामला हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ये तो इसमें दो निष्कर्ष निकलता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपको कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे को देना है तो बिना संविधान में संशोधन किए आप ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरा मामला क्या था, दूसरा इसी में जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मामला था वो ये था, दूसरा जो डिसीजन था वो ये था कि भाई जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। क्लियर है? तो ये दो मामले थे। अगला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें क्या था, तो इसमें दोस्तों जो शंकरी प्रसाद वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था, अपनी बात को पलट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को पलट दिया था 1967 में। तो ये क्या मामला था, आपको याद होगा शंकरी प्रसाद वाला मामला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संविधान संशोधन द्वारा, क्या कहा था, संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, है ना, संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यह किस केस में किया जा सकता है, यह किस केस में कहा था जा सकता है, किस केस में, तो यह दोस्तों जो शंकरी प्रसाद था उस वाले मामले में चल रहा था और अभी तक यही चल रहा था कि सरकार जो मूल अधिकार है उसको कम कर सकती है। लेकिन अब ध्यान रखना है, अब नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है, अब जो प्रधानमंत्री हैं वह इंदिरा गांधी हैं। और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दोस्तों थोड़ा सा सशक्त, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के डिसीजन लेती थी, है ना, थोड़ा एग्रेसिव माइंड सेट उनके अंदर दिखाई देता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी अब नागरिकों के मूल अधिकारों को बचाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। और लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट और संसद के मध्य एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देता है। और इसलिए अब संसद को थोड़ा सीमित करना सुप्रीम कोर्ट ने सोचा था। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह डर था कि ऐसा ना हो कि नागरिकों के मूल अधिकार ही सारे समाप्त हो जाएं, क्योंकि भाई संशोधन करके सारे ही मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो गोलकनाथ थे इनकी भी जमीन छीनी गई थी और इन्होंने उसी शंकरी प्रसाद वाले मामले में ही जैसे वहां पर वैसे ही अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में सेम वैसे ही इन्होंने चुनौती दी थी। और अब जो गोलकनाथ थे इस केस में पंजाब राज्य ने इनकी जमीन छीन ली थी, तो अब ये भी एक जमींदार थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई संविधान संशोधन करके मूल अधिकार संशोधित किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं किया जा सकता और पहले के अपने डिसीजन को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार को कम नहीं किया जा सकता, आपने पहले जो चेंज किया वो चेंज किया, लेकिन अब आगे से कभी भी आप पूरा संविधान चेंज करिए, पूरा संविधान संशोधित करिए, लेकिन मूल अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकते, मूल अधिकारों को संशोधित ही नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया आपको? तो ये मामला था कि मूल अधिकारों को संशोधित। तो ये पूछा जाता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि भाई संसद मूल अधिकारों में संशोधित नहीं कर सकती। तो ये दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए फिर अगला देखते हैं, इसमें मामला क्या है। मामला आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये एक जमींदार थे। संदर्भ, पंजाब सरकार के भूमि सुधार कानून को चुनौती दी गई जो मौलिक अधिकारों 19 और 31 का उल्लंघन करता है। 19 और 31 का क्यों? क्योंकि 19 और 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार
दिया गया है मौलिक अधिकार के रूप में। तो मुख्य मुद्दा क्या था? क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? और यही मुख्य मुद्दा शंकरी प्रसाद वाले मामले में भी था। लेकिन उस टाइम कोर्ट ने क्या कहा कि संशोधन द्वारा मूल अधिकार को चेंज किया जा सकता है। लेकिन अब उसका डिसीजन बदल जाएगा। तो निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त नहीं कर सकती क्योंकि वे संविधान का अभिन्न हिस्सा हैं। तो भाई मूल अधिकारों को संशोधित या कम नहीं किया जा सकता। और जो 13 में कानून लिखा है उस कानून के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आएगा, है ना। तो जो 13 में लिखा गया है कि भाई सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करता है, तो बस वही है कि उस कानून के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आएगा। संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यह किस केस में कहा गया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। अनुच्छेद 13 के तहत कानून में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकारों को संशोधन से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। इसका प्रभाव क्या हुआ? इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति पर अस्थायी रूप से अंकुश लगा दिया, है ना। तो सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया कि भाई आप असीमित शक्ति नहीं आपके पास कि आप पूरा मूल अधिकार ही चेंज कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसे बाद में संसद ने 24वें संविधान संशोधन और केशवानंद भारती केस में संतुलित किया। तो देखिए सरकार ने इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 किया, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो संसद में उनको बहुमत था, तो उस बहुमत के दम पर इंदिरा गांधी ने चेंज किया। चेंज क्या किया? 368 में उन्होंने लिख दिया, 368 में उन्होंने लिख दिया कि भाई हम मूल अधिकारों को संशोधित कर सकते हैं। और 13 में उन्होंने लिख दिया कि भाई मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और इसका 368 से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये उन्होंने संशोधन करके लिखवा दिया। फिर क्या था मामला? फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो ये क्या मामला था? तो दोस्तों जो केशवानंद भारती थे यह केरल के एक मठाधीश थे, है ना। जो केशवानंद भारती थे केरल के ही कोई मठ के मठाधीश थे ये, है ना। जो केशवानंद भारती थे, और इनकी जमीन भी केरल जो सरकार है इन्होंने छीन लिया था। केरल की सरकार ने संपत्ति को जैसे छीना, जमींदारी उन्मूलन के तहत इनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत ज़्यादा जमीन के ये मालिक थे। उस मठ के नाम पर बहुत सारी ज़मीनें थी। तो उसके एवज में जो केरल राज्य है इन्होंने केशवानंद भारती केस के मामले में केशवानंद भारती का जमीन ले लिया गया था। तो केशवानंद भारती ने क्या किया? वापिस से चुनौती दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, है ना, यानी भारत सरकार के खिलाफ। केरल राज्य के खिलाफ दिया था, फिर बाद में ये भारत सरकार के खिलाफ हो गया। क्यों दिया था? क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि सरकार हमसे संपत्ति नहीं छीन सकती, क्योंकि संपत्ति हमारा मूल अधिकार है। तो एक तरीके से ये भी जमींदारों के और वाली पार्टी है ये, केशवानंद भारती वाले मामले में। तो ये क्या था मामला? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला था। संदर्भ: यह मामला संविधान के 24वें, 25वें और 29वें संशोधन की वैधता को चुनौती से संबंधित था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने संशोधन करके क्या कर दिया था कि भाई सरकार जमीन छीन सकती है, सरकार संशोधन कर सकती है, मूल अधिकारों को चेंज कर सकती है, और सरकार ने मूल अधिकारों को चेंज कर दिया था। उन्होंने लिख दिया था कि हम संपत्ति छीन सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। मुख्य मुद्दा: क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं? तो फिर से वही मुद्दा हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब दोस्तों ध्यान से समझना आपको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, संसद मूल अधिकार भी संशोधन कर सकती है। तो संसद मूल अधिकार भी संशोधित करे, सब कुछ संशोधित करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार तो खुश हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मूल अधिकार को तो संशोधित करो, या संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधित करो, किसी भी पार्ट को संशोधित करो, लेकिन संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बस वह बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। संविधान का एक मूलभूत ढांचा है, बस उसको चेंज नहीं करना है। ये मूलभूत ढांचा क्या है? तो मूलभूत ढांचा का मतलब होता है कि उसी के दम पर पूरा संविधान टिका हुआ है, वह बेसिक है, संविधान का मूल है। अगर वह नष्ट हो गया, वह चेंज हो गया, तो हमारे देश से पूरा संविधानवाद समाप्त हो जाएगा। तो उसको आपको नहीं चेंज करना है। तो सरकार ने कहा कि कहाँ है बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का कौन कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट ही अपनी व्याख्या के माध्यम से बताएगी। संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग डिसीजन से आगे चल करके बेसिक स्ट्रक्चर का पहचान बताएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार खुद रख लिया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर की पहचान हम बताएंगे आपको। और दूसरी बात, अलग अलग केस में समय समय पर हम बताते रहेंगे, हम बताएंगे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है।
तो बस सुप्रीम कोर्ट को एक अलग ही शक्ति प्राप्त हो गई, इससे एक अलग ही अधिकार हो गया कि भाई अगर कोई भी संसद द्वारा कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी, और जांच करने के बाद वह अगर उसे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई यह तो आपका कानून कैंसिल है। कैंसिल क्यों है? क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो कानून को रद्द किया जाएगा। ऐसा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुख्य मुद्दा क्या, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जिसमें मूल अधिकार भी शामिल हैं। और इसके पहले दोस्तों 24वां, 25वां, 29वां संशोधन सरकार ने कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके तहत सरकार ने ये ऐड कर दिया था कि संसद द्वारा कुछ भी चेंज किया जा सकता है और उसे चुनौती भी नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, आप चेंज तो करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। तो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जैसे कि लोकतंत्र संविधान का मूल ढांचा है, धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, संघवाद संविधान का मूल ढांचा है, न्यायिक समीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा मतलब हम जो जांच करते हैं कानूनों की, यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट जो कानून की जांच करेगी वह खुद बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसी को आप कम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में बताया उन्होंने, कहा इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि जो संसद की असीमित शक्ति थी, जो संसद को लगता था कि हम कुछ भी चेंज करेंगे, वह स्थायी रूप से कंट्रोल हो गया, मतलब परमानेंटली कंट्रोल हो गया। परमानेंटली कैसे कंट्रोल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कुछ भी चेंज करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और इस बेस पर आपका कानून कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यह निर्णय भारतीय संवैधानिक कानून में मील का पत्थर है, क्योंकि इसने संसद की शक्ति को सीमित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या की भूमिका को मजबूत कर दिया, बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ गई, जो समीक्षा करने की शक्ति थी कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। प्रभाव, इसने संविधान की रक्षा के लिए एक संतुलन बनाया और न्यायपालिका को संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने का अधिकार दिया। और इसी के साथ दोस्तों एक चीज और भी है जो यहां पर नहीं है, वह भी आप नोट कर लेंगे, और वो ये है कि जो बेरूबाड़ी केस में जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब प्रस्तावना भी संविधान का भाग माना जाएगा, यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाएगा लेकिन वह वाद योग्य नहीं होगा। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है लेकिन वाद योग्य नहीं है। तो उसका मतलब क्या है फिर? इसका मतलब यह है कि अगर संविधान के भीतर किसी आर्टिकल का व्याख्या करना है तब हम प्रस्तावना को आधार बना सकते हैं। किसी आर्टिकल की व्याख्या करना हो तो प्रस्तावना का हेल्प लिया जा सकता है, प्रस्तावना को बेस बनाया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर वाद योग्य वह नहीं है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आया मेनका गांधी बनाम भारत संघ। यह मामला था दोस्तों, जो मेनका गांधी थी इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और यह 21 के तहत जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका मामला था। तो मामला मेनका गांधी बनाम भारत संघ। संदर्भ, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था सरकारी आदेश पर। तो मेनका गांधी द्वारा सरकार के खिलाफ चुनौती दी गई थी कि क्या पासपोर्ट ऐसे छीना जा सकता है। तो मुख्य मुद्दा क्या था? क्या अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं? दोस्तों देखिए, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21, और आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक, तो यहां प्राण से मतलब नहीं है, यहां दैहिक से मतलब है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसे हटाया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे सबको प्राण और दैहिक रूप से स्वतंत्रता है, तो किसी कैदी को फांसी होता है तो फांसी क्यों होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि अगर उस व्यक्ति को कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है तो भाई उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, अन्यथा किसी के साधारण व्यक्ति को नॉर्मल तरीके से जाकर के मृत्युदंड दे दिया जाए या किसी को मार डाला जाए तो वह हमारे नहीं होगा। तो केवल विधि द्वारा स्थापित, जो कानून द्वारा प्रक्रिया स्थापित है, उसी के माध्यम से किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता। तो ये तो 21 कहता है, लेकिन यहां पर यह था कि
उनका जो पासपोर्ट जब्त हुआ था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अपील क्या किया कि हमें दैहिक रूप से जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की और कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मनमाने तरीके से किसी को मृत्युदंड दे दें या किसी को मतलब दैहिक रूप से कष्ट पहुंचा दें। भले ही कानून के माध्यम से आप बना रहे हैं, लेकिन जो आपका कानून होगा वह भी न्यायोचित होना चाहिए, वह भी तर्कसंगत होना चाहिए। जैसे आपने कोई कानून बना दिया और कानून के तहत आप उसको मार दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तर्कसंगत होना चाहिए वो और न्यायपूर्ण। केवल ऐसा नहीं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो आपने विधि स्थापित कर दिया और उसके तहत किसी को दैहिक रूप से कष्ट पहुंचा दिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और 21 जीवन की स्वतंत्रता आपस में जुड़े हुए हैं। प्रभाव, इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को मजबूत किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया। 21 का बहुत ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पर इसने मतलब एक तरीके से व्याख्या किया। और इसमें दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट, इसमें स्पेशली क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की बात थी उसको और बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा कि जो हमारी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है यह भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा और इसको भी कभी छीना नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो संदर्भ क्या है, मिनर्वा मिल्स एक निजी कंपनी थी। इसके राष्ट्रीयकरण, सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर रही थी। राष्ट्रीयकरण और संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की वैधता को चुनौती। मुख्य मुद्दा क्या था, क्या 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के तहत था, अनुच्छेद 31 सी और 368 में संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं करता? क्या संसद की संशोधन शक्ति असीमित है या नहीं है? तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए जब केशवानंद भारती 1973 था तो इसके बाद इमरजेंसी का दौर आया और इमरजेंसी के दौर के दौरान जब इमरजेंसी था तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसमें उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया और 42वां संविधान संशोधन के तहत उन्होंने आर्टिकल नंबर 31C जो संपत्ति का अधिकार था और 368 में ही संशोधन कर दिया। और उन्होंने क्या लिखा इसमें, उन्होंने लिखा कि जो भैया ये 368 होगा, जो 368 होगा, अगर सरकार इसका प्रयोग करती है तो वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा और उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। 42वें संविधान संशोधन में था ये कि सरकार के द्वारा अगर कानून मतलब संशोधन किया जा सकता है, संसद द्वारा अगर संशोधन किया जा सकता है तो वह न्यायालय में समीक्षा नहीं होगी उसकी और वह वाद योग्य नहीं होगा। 368 में ऐसा साफ साफ लिख दिया गया और 331 में लिखा गया कि अगर कोई संपत्ति छीनी जा रही है तो सरकार के अनुसार उसका मुआवजा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, है ना। और सरकार संपत्ति ले सकती है। तो कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था कि नहीं भाई, न्यायिक समीक्षा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोहराया इस केस में कि जो न्यायिक समीक्षा है यह संविधान का मूलभूत ढांचा है और इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया। इन्होंने जो संशोधन किया था 31C में और 368 में कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगी, हर चीज की होगी। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो होगा। और जो हमारी न्यायिक समीक्षा है यह आपके बदौलत नहीं मिला, बल्कि यह भी संविधान का ही बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम चीजों की जांच करेंगे कि क्या कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो निर्णय क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31C के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करता था। उन्होंने यही तो लिखा था कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जा सकती है, हम सारे ही कानूनों की न्यायिक समीक्षा करेंगे। बात समझ में आया? मूल ढांचा ये क्या था, ठीक है ठीक है। मूल ढांचा का सिद्धांत, केशवानंद भारती केस की फिर से पुष्टि हुई। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस बात को दोहराया, है ना, कि आपके संशोधन करने से इमरजेंसी के दौरान जो आपने संशोधन किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपने भले ही लिख दिया कि संशोधन के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट समीक्षा नहीं कर सकती, भाई हम तो समीक्षा करेंगे और समीक्षा करना हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो समीक्षा तो हम करेंगे। न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकारों व निर्देशन सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा बताया गया। प्रभाव, न्यायपालिका की शक्ति को और मजबूती मिल गया कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, और सुप्रीम कोर्ट ने कानून भी कैंसिल कर दिया था उनका।
संसद की संशोधन शक्ति पर अंकुश लगाया गया, मौलिक अधिकारों और निर्देशन सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद है, संसद ने ऐसा कहा था कि अगर डीपीएसपी के आर्टिकल लागू होते हैं तो उस बेस पर न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा भाई अब किसी भी बेस पर कुछ भी करो, न्यायिक समीक्षा तो होगी, और न्यायिक समीक्षा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा। एमसी मेहता बनाम भारत संघ, तो ये दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण है उससे संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मामला एमसी मेहता बनाम भारत संघ, संदर्भ यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, विशेष रूप से ओलियम गैस रिसाव मामले में, तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। मुख्य मुद्दा पर्यावरणीय क्षति के लिए उद्योगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। जो उद्योग हैं उनके यहाँ जो गैस का रिसाव होगा, अगर कुछ नुकसान हुआ या उनके द्वारा छोड़े गए जो अपशिष्ट होते हैं या उनके द्वारा जो धुआं छोड़े जाते हैं, तो इन सब के से संबंधित ये केस था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत दिया, प्रतिपादित किया, जिसमें खतरनाक गतिविधियों में शामिल उद्योग बिना किसी अपवाद के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि दोस्तों इसके पहले जो केस चल रहा था, आपने पढ़ा होगा, जो भोपाल गैस त्रासदी था 1984 में, उसी के बाद ही आया था। देखिए 1987 में आया है ना ये मामला। तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, वह केस इतना लंबा खींचा और उसमें मरने वालों को या जिनकी क्षति हुई थी उनको कोई भी मुआवजा नहीं मिला था। तो इसी बात को लेकर के ध्यान में रख करके कोर्ट ने कहा था कि भाई पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों पर पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कब लागू किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में। तो एमसी मेहता बनाम भारत संघ वाले मामले में। और इसमें क्या था, तो इसमें यह था कि भाई अगर किसी कंपनी द्वारा कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वह कंपनी करेगी, निश्चित तौर पे करेगी। ये नहीं है कि मतलब ये गलती था, वो हो गया था। भले ही प्राकृतिक आपदा आता है, प्राकृतिक आपदा के दौरान भी अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, तो भरपाई कंपनी करेगी, अगर किसी का जनहानि नुकसान होता है तो। ठीक है, यह सख्त दायित्व सिद्धांत से आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई थी। प्रभाव, इसने भारत में पर्यावरण कानून को मजबूत किया और भोपाल गैस त्रासदी जैसे मामलों में मुआवजे की नींव रखी थी कि भाई आपको तो मुआवजा मिलना ही है ना। और पर्यावरण संरक्षण को भी, अगर पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी मतलब कंपनी की होगी। क्लियर है। तो एमसी मेहता वो मामला था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। दोस्तों यह आपको पता होगा कि जो 1979 में एक मंडल आयोग बना था, क्या बना था, मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग। और मंडल आयोग दोस्तों यह मंडल आयोग बना था और जनता पार्टी की सरकार थी। आपको पता है कि जब आपातकाल का दौर खत्म हुआ तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने ही मंडल आयोग गठित किया। तो ये गठित का समय है, ये गठित कब हुआ था मंडल आयोग, ये 1979 में गठित हुआ। क्लियर है। जो मंडल साहब थे ये इसके अध्यक्ष थे। 1977 में जनता पार्टी ने इसको गठित किया। तो इसमें मामला क्या था, मामला यह था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान करना है और उसको कितने % आरक्षण दिया जाए उसका आपको आकलन करना है। तो इस बात को लेकर के यह आयोग बनाया गया था जो मंडल आयोग था। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों इसने रिपोर्ट दिया 1979 में, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आया तब तक जनता पार्टी बदल चुकी थी, यानी सरकार चली गई थी। और अब आपको पता है कि एक अस्थिरता का दौर था इस दौरान, और 80 में फिर से चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी की सरकार वापस से आ गई थी। तो यह मंडल आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था वह कभी भी लागू नहीं हुआ, नहीं लागू हुआ। फिर 10 साल बाद दोस्तों, 10 साल बाद जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने दोस्तों 1989 में इन्होंने मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू किया, के रिपोर्ट को लागू किया। तो इसमें क्या था मामला ये था दोस्तों कि देखिए एससी और एसटी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा था, एससी और एसटी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा था। तो जो ओबीसी वर्ग था, अदर जो बैकवर्ड क्लास होता है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसको 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, क्योंकि लगभग 54% के आसपास उनकी जनसंख्या थी। तो आधा, लगभग 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, क्योंकि उनकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में सरकारी पदों पर उनकी नियुक्ति बहुत कम थी। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो बाद में, पहले जो ये मंडल आयोग था इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही।
और बस फिर क्या था, इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी द्वारा ले जाया गया। तो जो इंदिरा साहनी है, इन्होंने ही ये इस केस पर इस मामले पर चुनौती दिया था कि भाई 27% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये ध्यान रखना है, 1992 का मामला है ये, है ना, और ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आरक्षण वैध है, यानी कि आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन 50% से ज्यादा कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया था कि जो 50% का बॉर्डर है, इसको सरकारें कभी भी पार नहीं करेंगी। तो मामला क्या था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मंडल कमीशन केस है ये। मंडल कमीशन केस इसको बोलते हैं। संदर्भ, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करने की वैधता को चुनौती। मुख्य मुद्दा क्या था, तो क्या आरक्षण की नीति संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है? मतलब अगर आपने आरक्षण दे दिया तो क्या यह समानता का उल्लंघन नहीं है? ऐसा क्वेश्चन किया इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में। तो डिसीजन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण था इसको सही ठहराया, लेकिन क्रीमी लेयर को बाहर करने का निर्देश दिया। कि यानी कि जो क्रीमी लेयर प्राप्त कर चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, क्रीमी लेयर का मतलब कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही हो चुकी है ना, पहले गड़बड़ थी, इनको नौकरी मिली, इनकी आर्थिक स्थिति सही हो चुकी है, तो भाई इनको बाहर करो, अब इनको दोबारा ओबीसी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को दोबारा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी को क्रीमी लेयर कहते हैं। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो 50% का एक तरीके से बॉर्डर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खींचा गया, इसी जो इंदिरा साहनी मामला था। अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण को संवैधानिक माना गया, बशर्ते यह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित हो। प्रभाव क्या हुआ, इसने भारत में आरक्षण नीति को स्पष्ट किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। तो ये आरक्षण से संबंधित था। अगला है दोस्तों किहोतो होलोहन बनाम जाचिन्हु, जो 1992 का ही मामला है। ये मामला क्या है, तो ये मामला दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। ध्यान से समझेंगे, दल बदल कानून, जो दल बदल कानून है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह मामला आया था। तो इसमें था क्या, इसमें यह था दोस्तों कि जैसे ऐसा इसके जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, इसके तहत एक दल बदल अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम लागू किया गया और इसी के साथ एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो 10वीं अनुसूची है। और इस 10वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का अपनी पार्टी के खिलाफ बिहेवियर होता है तो उसे पार्टी से हटाया जा सकता है और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें जो किहोतो होलोहन है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि क्या, दो चीजों की चुनौती है। पहली बात कि क्या यह बोलने की आजादी को नहीं छीनता? बिल्कुल छीनता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं चुनाव लड़ करके उस पार्टी से चुनाव जीत करके गया और जब मतलब वहां सदन में हूं, तो सदन में पार्टी ने कहा कि भाई आप सबको इस पर वोटिंग करना है और सबको यस करना है। सबको क्या करना है? यस करना है। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं उस पर नो कर दूं। तो मैं अगर पार्टी के खिलाफ जाता हूं तो मेरे ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तो दल बदल का नियम था। लेकिन आप याद करें कि आर्टिकल नंबर 19 है, तो वह हमें बोलने की और एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है। तो क्या उस सदन में हमें बोलने की और एक्सप्रेशन की आज़ादी छीना नहीं गया? बिल्कुल छीना गया। तो एक तो स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है यह जो दल बदल कानून है, ये पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें अंतिम डिसीजन जो होता है वह अध्यक्ष या सभापति का होता है। सदन का जो अध्यक्ष होता है या सदन का जो सभापति होता है, वही अंतिम डिसीजन लेता है कि किसके ऊपर दल बदल लागू होगा, किसके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। और मजेदार बात क्या है, वो सब जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं वह खुद किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अगर बाहर से दूसरी पार्टी से उनके पार्टी में अगर कोई आता है तो वो दल बदल नहीं लागू करते। लेकिन अगर उनकी पार्टी से किसी दूसरे पार्टी में कोई व्यक्ति गया तो उसके ऊपर वो दल बदल लागू कर देते हैं। यानी बहुत बार भेदभाव देखा गया है और इस मामले में कहा गया था कि भाई उनका डिसीजन अंतिम होगा। तो इस यहां पर भी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई कि क्या उनका डिसीजन अंतिम होगा। उन्होंने जो कह दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही। पहला यह है कि जो उल्लंघन है यह
मतलब उल्लंघन तो सही है लेकिन उल्लंघन करता है। और दूसरा जो वो वाला मामला है कि अध्यक्ष हैं या सभापति हैं तो उनका डिसीजन अंतिम नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि उनके मतलब द्वारा दिए गए डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है कि क्या वह भेदभावपूर्ण तो नहीं है मामला। कि हो तो होलोहन बनाम जाचिल्हू और अन्य। संदर्भ क्या था? यह मामला संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून है 1985 में आया था कि संवैधानिक वैधता से संबंधित था, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। मुख्य मुद्दा क्या था? तो क्या 10वीं अनुसूची मौलिक अधिकारों विशेष रूप से अनुच्छेद 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है? तो ये मुख्य मुद्दा था कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की आजादी की हमें स्वतंत्रता से बाध्य करता है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष दल बदल के मामलों में निर्णय अंतिम है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो अध्यक्ष या सभापति ने जो डिसीजन दिया है दल बदल के ऊपर, तो वो भाई भेदभाव करते थे, तो क्या उनका डिसीजन अंतिम डिसीजन है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच नहीं कर सकती? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दिए गए डिसीजन की सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकती है कि आपने भेदभावपूर्ण तरीके से तो ऐसा डिसीजन नहीं दिया। तो निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया क्योंकि यह विधायी स्थिरता और राजनीतिक नैतिकता को बढ़ावा देता है। लेकिन अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो बोलने वाला मामला है वह तो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि भले ही वह मतलब 19 का उल्लंघन करता है लेकिन यह कंट्रोल भी करता है उनके बिहेवियर को, जो मेंबर होते हैं पार्टी के उनके मेंबर को वह कंट्रोल करता है ना। यह जो प्रावधान है तो यह प्रावधान तो सही है ना। आपको भाई बोलना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है कि पार्टी में स्थिरता बनी रहे। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात क्या कहा कि भाई जो अध्यक्ष के निर्णय हैं उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि किस केस में या किस वाद में जो अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दल बदल कानून का उल्लंघन करने पर डिसीजन लिया जाता है उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा कहा गया। तो किस केस में ऐसा कहा गया था? तो ये दोस्तों किहोतो होलोहन केस है, ये आपको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची का पैरा 7 इसी में बताया गया था कि न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित करने वाला हिस्सा इसी में कहा गया था कि जो अध्यक्ष या सभापति हैं उनका डिसीजन अंतिम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कैंसिल कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, भाई उनके डिसीजन को हम तो जांच करेंगे ही। प्रभाव, इसने दल बदल विरोधी कानून को मजबूत किया और राजनीतिक स्थिरता को अस्थिरता को रोकने में मदद की। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पुनः स्थापित करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया। क्लियर है? अगला है दोस्तों एस आर बोमई बनाम भारत संघ। तो ये क्या मामला है? 1994। दोस्तों यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ध्यान से समझना है आपको। जो कर्नाटक की सरकार थी, यहाँ पर जो कर्नाटक की सरकार है तो यहाँ पे कर्नाटक की सरकार थी, कर्नाटक की सरकार, और यहाँ पे मुख्यमंत्री थे एस आर बोमई। और जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटा दिया और यहाँ पर 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो जो एस आर बोमई थे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया कि भाई 356 का प्रयोग अपना मनमाने तरीके से आप नहीं कर सकते। और जो संघात्मक केंद्र और राज्य दोनों लगभग बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि राज्य केंद्र के अधीन काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोहराया और जो संघात्मक व्यवस्था की बात है यह एस आर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था। तो ये संघात्मक व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। मामला क्या था? एस आर बोमई बनाम भारत संघ। संदर्भ क्या है? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को चुनौती दी गई थी। मुख्य मुद्दा क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति की सीमा क्या है? यानी ऐसा है कि कभी भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा अपनी मनमाने तरीके से। तो निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल सिचुएशन है और आपने 356 लगा दिया। जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो, यानी वह राज्य सरकार कानून व्यवस्था मेंटेन करने में पूरी तरीके से फेल हो गया हो, केवल तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है दोस्तों, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। और प्रभाव, इसने केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित किया। और अनुच्छेद 356, अनुच्छेद कहाँ गया भाई? अरे भाई,
अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर रोक लगाई। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है दोस्तों। तो भंवरी देवी के यौन उत्पीड़न के बाद पीआईएल डाला गया था। कोई भंवरी देवी थी राजस्थान की, इनका कार्यस्थल पर मतलब जहाँ पे ये काम करती थी वहाँ पे इनका यौन उत्पीड़न हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाला गया था और इसके बाद दोस्तों कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की सुरक्षा से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और यह डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि जो पोक्सो एक्ट आगे बना वह इसी के संदर्भ के अंतर्गत बना था। तो विशाखा दिशा निर्देश, शिकायत समितियां, नियोक्ता जिम्मेदारी, यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 21 गरिमा का उल्लंघन है ना करता है। इसके अलावा प्रभाव जो ये पोक्सो एक्ट होगा, पोस एक्ट लिखा हुआ है, पोक्सो एक्ट है 2013 का, आधार बना था, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया था। तो कई बार पूछता है कि ये किससे संबंधित है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का केस किससे संबंधित है, तो यह यौन उत्पीड़न से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरह की गाइडलाइन जारी किया था कि जैसे कार्यस्थल पर आपको ये सिक्योरिटी देनी होगी महिलाओं को। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसी का आधार बना आगे जो पोक्सो एक्ट बना था 2013 में। क्लियर है। तो यह यौन उत्पीड़न से संबंधित है दोस्तों 1997 में। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विशाखा जो मामला है यह कब हुआ था, तो 1997 केस का ईयर ध्यान रखना आपको। विश्वनाथ प्रताप बनाम बिहार राज्य 2018। तो विश्वनाथ प्रताप बनाम बिहार राज्य, यह मामला सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है और मुख्य मुद्दा क्या था, तो क्या क्रीमी लेयर की अवधारणा SC/ST पर लागू होनी चाहिए या नहीं लागू होनी चाहिए। ओबीसी के लिए तो लागू है, क्या SC/ST पर भी क्रीमी लेयर लागू होगा या नहीं लागू होगा। तो इसमें निर्णय क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा SC/ST पर लागू नहीं होगी क्योंकि उनका सामाजिक बहिष्कार ऐतिहासिक और संरचनात्मक है प्रभाव। इसने SC/ST आरक्षण नीति को मजबूत किया और सामाजिक न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, क्रीमी लेयर वाला मामला SC और ST के मामले में नहीं लागू होगा। तो ये विश्वनाथ प्रसाद बनाम बिहार राज्य वाला मामला है। नोट्स के प्रमुख बिंदु। अगला जो मामला है दोस्तों वह अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इंटरनेट प्राप्त करना है यह भी हमारा मौलिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जब उसका पुनर्गठन किया गया था, आपको पता है 370 हटाया गया था, 370 का जो उसे विशेषाधिकार दिया गया था जम्मू कश्मीर को, तो वह हटा लिया गया था और सरकार के द्वारा वहां पर इंटरनेट भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। तो जो अनुराधा भसीन है, इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया और यह मामला क्या है, तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंध हुआ था जो अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण से के बाद हुआ था। तो जब सरकार ने 370 हटाया था तो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया था। इसी बात को लेकर के अनुराधा भसीन द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को उठाया गया। तो मुख्य मुद्दा क्या था, इंटरनेट और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के निर्णय क्या आया। इंटरनेट अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) का अभिन्न हिस्सा है और इसको लेकर के सरकार को उन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि भाई आप इंटरनेट नहीं छीन सकते, इंटरनेट मूल अधिकार होता है। अनिश्चितकालीन प्रतिबंध और असंवैधानिक है ये। अनुपातिकता जरूरी है। प्रतिबंधों की समय सीमा पर समीक्षा की गई। प्रभाव क्या था, डिजिटल अधिकारों को मान्यता, सरकार की जवाबदेही बढ़ी थी। तो मिला जुला करके इसका निष्कर्ष ये है कि इंटरनेट प्राप्त करना एक मूल अधिकार है। यह किस मामले में कहा गया था, तो यह अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला 2020 में कहा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आप एक बार दो बार अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया या थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये, तो थोड़ा अगर कम भी समझ में आया होगा तो एक बार दो बार देखेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। पहली बार थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन दो बार तीन बार अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा आने वाले एग्जाम में यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।